Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Subhasan. I teach business. This is paper 3, March 2023. ये पेपर बाय चांस हाथ लग गया और इसमें मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि आप लोगों के लिए ये पेपर जो है एक तरह का स्पेसिमेन से अलग लेकिन नए पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। इसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं क्योंकि स्पेसिमेन पेपर वाज द ओनली मटेरियल वी हैड थ्रू आउट द ईयर। अब मार्च 23 का पेपर जो है ये हमारे पास सेकेंड एंड मोस्ट रिसोर्सफुल मटेरियल हमारे पास आया है क्योंकि इसको देखकर समझकर बहुत सारी चीज़ें अब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड अब ये चीज़ प्लीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये जो पेपर हमारे पास है ये पेपर अब 1 आवर 45 मिनट्स का हो गया। सही है। और इस पेपर की जो ओवरऑल जो लेंथ है वो रिड्यूस होकर 6 पेजेस से रिड्यूस होकर सिर्फ 2 पेजेस की केस स्टडी रह गई है। सही है। और ये केस स्टडी अब आप इसको पॉज करके इस केस स्टडी को पढ़ लेना। सही है। मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि व्हाट आर द एटिकेट्स ऑफ रीडिंग द केस स्टडी। ठीक है। सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस एंड द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द आंसर्स सो दैट हम लोग इसको समझ सके। रीड दिस केस स्टडी थॉरली, पॉज करके पढ़ लेना, पहले पढ़ना ताकि फिर जो आंसर्स लिखे हुए हों वो आंसर समझ सको। ठीक है। देन सही है। पॉज, रीड, अंडरस्टैंड। ठीक है। सो अब जो ये केस स्टडी है पूरी की पूरी, ये केस स्टडी बेसिकली अब 2 पेजेस की है। अब 2 पेजेस पढ़ना 5 से 7 मिनट के अंदर पॉसिबल है। पहले 6 पेजेस को 10 मिनट में पढ़ने के लिए कहा जाता था, तकरीबन 4 पेजेस। अब उसको उन्होंने आधा कर दिया है। दैट इज वेरी गुड ऑफ देम। ठीक है। लेकिन इस चीज को जहन में रखना कि कोई भी आंसर करने के लिए कुछ ब्लंडर्स बच्चे करते हैं, वो नहीं करना। ब्लंडर नंबर 1, क्वेश्चन के पैराग्राफ को एड्रेस करके क्वेश्चन में से देखेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, फाइनेंस की बात कर रहा है, आओ मैं सिर्फ फाइनेंस का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे मार्केटिंग की बात करते हुए लग रहा है, आओ मैं मार्केटिंग का सिर्फ क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उससे आंसर करता हूँ। सही है। ये क्वेश्चन जो है ये HR से रिलेटेड है तो HR का पैराग्राफ ढूंढते हैं, उसको पढ़ते हैं और आंसर लिख देते हैं। याद रखो कि केस स्टडीज जब बनती हैं तो केस स्टडीज के अंदर एग्जामिनर इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको सिर्फ एक हेडिंग के अंदर ही सिर्फ उसकी इंस्टेंसेस देगा। वो उसमें तो देगा ही, उस हेडिंग के अंदर तो जाहिर से होता है HR के बारे में HR के हेडिंग के अंदर वो बात करेगा, फाइनेंस के बारे में फाइनेंस की हेडिंग के अंदर बात करेगा। लेकिन अब जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उसके अंदर होता ये है कि एग्जामिनर बाकी केस स्टडी में भी HR से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड दूसरे हेडिंग्स के अंदर भी बात कर देता है। इसका मतलब ये कि इफ यू आर जस्ट गोइंग with one single paragraph या one single heading और आप उसको पढ़कर अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, गलत नहीं है, inadequate है, insufficient है। आपको नहीं मालूम कि केस स्टडी में और जगह पर भी फाइनेंस रिलेटेड या HR रिलेटेड बात की गई है। सो आपके पास वो इंस्टेंसेस या आपके पास वो पॉइंट जिनके थ्रू आप एनालिसिस कर रहे होते हैं या इवैल्यूएशन कर सकते हैं, वो बातें आपके पास से मिस हो जाती हैं। नंबर 2, केस स्टडी के अंदर तमाम तर लाइंस, तमाम तर मटेरियल, तमाम तर एलिमेंट, तमाम तर इंफॉर्मेशन, हर एक चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, कोई चीज़ भी इररेलेवेंट नहीं लिखी जाती। और इस वजह से प्लीज़ इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि जब कोई चीज़ भी इररेलेवेंट नहीं है, ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि क्या आपको वो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, दैट इज़ योर बैड। ठीक है। एग्जामिनर ने हर तरह से वो चीज़ दे दी है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। सो ये पूरी की पूरी केस स्टडी आप लोगों ने पढ़ ली और अब केस स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ज़हन में रखो।
ये मैं ब्लैंक पेज जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है उसमें तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमें क्या कुछ देखना है, करना है, समझना है, उसके लिहाज से बात है। जो आपकी रीडिंग टाइम है, ठीक है, दैट शुड नॉट एक्सीड टू 5 to 7 minutes। सही है। एंड देन योर प्लानिंग, दैट शुड नॉट एक्सीड तकरीबन 10 to 8 minutes। यानी इन दोनों को मिला के आपने टोटल 15 मिनट का टाइम स्पैन जो है वो लगाना है। 15 मिनट का टाइम स्पैन का मतलब ये है कि आपको ये चीज ज़हन में रखनी है कि आपको हर आंसर को पहले से प्लान करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? यू हैव टू सेट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। क्या करना है, कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट the points that you are going to raise, say in that particular question. You have to go ahead and think about what should be your analysis point, and then you have to think about the further analysis point। ठीक है। और अगर आपने however करना है तो however किस बेस पे किया जाएगा, या therefore करना है तो therefore किस बेसिस पे किया जाएगा। फिर आपने ये चीज भी उसमें आइडेंटिफाई करनी है कि आपने जो अदर फैक्टर्स दिखेंगे उनमें कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप बात करेंगे, और साथ साथ कंक्लूजन के अंदर आप कौन सा ऑब्जेक्टिव लिंक करेंगे अगर आप करना चाह रहे हैं तो। सही है। यानी तकरीबन आप अपने आंसर की सारी चीट शीट आप बना लेंगे। सही है। और चीट शीट बनाने के बाद आप अपना आंसर करना शुरू करेंगे। व्हाई इज दैट सो? पहली चीज तो ये है कि जब आप आंसर्स कर रहे होते हैं तो आप एक तरह के पैनिक में आते हैं। जब आप एक तरह के पैनिक में आते हैं तो डेफिनेटली आपके पास से वो क्वालिटी पॉइंट आना बंद हो जाता है जिसके थ्रू आप स्कोर कर सकते हैं। जब आप पैनिक में आते हैं तो फिर आप रिपीट करना शुरू कर देते हैं एक ही पॉइंट को बार बार। सही है। या आप लिखते हैं तो गलती होती है। ये तमाम तर चीजें नहीं करते, इसलिए पहले से प्लान कर लो सो दैट जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है। नंबर 2, आप लोगों को गिवन लाइंस दी जाएंगी और उन लाइंस में ही आपको आंसर करना होगा, तो उससे ज्यादा तो जगह है ही नहीं आपके पास। तो प्लीज इस चीज को ना सोचिएगा कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा शीट अवेलेबल होगी। हाँ, बुकलेट के एंड में जो आपको आंसरिंग बुकलेट मिलेगी उसके एंड में 2-3 पेजेस खाली होंगे, ब्लैंक पेजेस वो देते हैं, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप उन ब्लैंक पेजेस को इग्नोर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने वो ब्लैंक पेजेस भी भरने शुरू कर दिए ना, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, मान ले मेरी बात। सही है। जितनी लाइंस दी गई हैं उतने लाइंस में आंसर कर, टाइम बच जाता है। जरूर जाइए उन ब्लैंक पेजेस के ऊपर और जो ग्राफिटी बनानी है, जो दिल की बातें करनी है, एग्जामिनर से बैठ के बातें करनी शुरू कर दो, वो करते रहो। टाइम में पहले पेपर कंप्लीट कर लो, जो लाइनें दी गई हैं उनमें आंसर्स कर लो, उसके बाद ब्लैंक पेजेस में जाना और जो एक्स्ट्रा छापना है छाप लो। सही है। लेकिन प्लीज डोंट थिंक कि यू हैव एक्स्ट्रा शीट अवेलेबल। ठीक है। नंबर 3, आंसर्स करते वक्त, सही है, एक चीज को ज़हन में रखना, रीड द क्वेश्चंस अगेन आफ्टर एवरी सही है। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जब आप आंसर्स कर रहे हो, हर पैराग्राफ लिखने के बाद यू हैव टू गो एंड रीड द क्वेश्चन अगेन, सो दैट आपका जो पॉइंट हो वो उस ही पर्टिकुलर चीज से कनेक्ट रहे। सही है। इसलिए इस चीज को प्लीज ज़हन में रखिएगा कि व्हेन एवर यू आर आंसरिंग, रीड द क्वेश्चन आफ्टर एवरी सिंगल पैराग्राफ, सो दैट आपका आंसर जो है वो उस क्वेश्चन को ही लिंक करे, अदर देन कि वो आंसर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए। सही है। होता क्या है, जो ओरिजिनली मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, सो आपका जो पहला पैराग्राफ होगा वो इसके साथ कनेक्टेड होगा। सही है। ये आपका पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ आपका इसके साथ कनेक्टेड होता है, तीसरा पैराग्राफ इसके साथ कनेक्टेड होता है, और जो चौथा पैराग्राफ होता है वो इसके साथ कनेक्टेड होता है। सॉरी, एक तरह की चेन बन गई। सही है। ये पैराग्राफ 1 है आपके पास, ये पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है, ये पैराग्राफ 4, 4 पैराग्राफ तो चल रहे हैं आपके पास। सही है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास जो
फोर्थ पैराग्राफ और जो थर्ड पैराग्राफ आया है, इवन द सेकंड पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन से बहुत दूर है। सही है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, पैराग्राफ्स इंटरकनेक्टेड है। और जब पैराग्राफ इंटरकनेक्टेड है तो फोर्थ का लिंक 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है। देयरफॉर मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक ऑफ 4 विद क्वेश्चन, या पैराग्राफ नंबर 3 का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रीवियस पैराग्राफ के साथ जरूर है, लेकिन क्वेश्चन के साथ नहीं। इसलिए जब हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं, फोर्थ पे या थर्ड पे जब हम आते हैं, तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना, वो वीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब एप्लीकेशन वीक होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इवैल्यूएशन पे पड़ता है। सही है, और इवैल्यूएशन का मतलब ये कि जो ई है वो 6 मार्क का, 12 मार्क के अंदर 6 मार्क तो इवैल्यूएशन के। तो जैसे ही आपकी वीक एप्लीकेशन हुई तो इवैल्यूएशन ने अपने नंबर कटवाने शुरू कर दिए। अच्छा वाला आंसर रेड लग। व्हाट आई एम सेइंग इंस्टेड कि अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका पैराग्राफ 1 भी से कनेक्टेड होना चाहिए, रीड द क्वेश्चन अगेन, पैराग्राफ 2 भी से कनेक्टेड होना चाहिए, रीड द क्वेश्चन अगेन, पैराग्राफ 3 भी से कनेक्टेड होना चाहिए, एंड देन पैराग्राफ नंबर 4 भी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4 इफ दे आर कनेक्टेड विद द क्वेश्चन, तो यहां से आपकी एप्लीकेशन जो होगी, इन दोनों के अंदर जो एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। And definitely it's going to affect your evaluation. और evaluation में फिर वही बात करूंगा, it's 6 marks। सही है, इस तरीके के थ्रू आप evaluation वीक कर देंगे। इस मेथड के थ्रू आपकी evaluation ज्यादा प्रिसाइज, कंसाइज, कंसोलिडेटेड और ज्यादा हाई स्कोरिंग, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि whenever you are writing down any paragraph, I repeat, read the question again so that you know your focus, you know what the question is asking, so that your following paragraphs have the same essence of the question. ठीक है, otherwise ये चीज exist नहीं करती। ठीक है, चलें, let's move on to this thing। और ये हमारे पास अब पहला क्वेश्चन आ गया। अच्छी बात ये है कि वही पैटर्न जो स्पेसिमेन ने कहा था कि 2 क्वेश्चंस 8 मार्क के आएंगे और 3 क्वेश्चंस 12 मार्क के आएंगे, और 2 के साथ उन 12 मार्क में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कैलकुलेशन है। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन सॉल्व नहीं की है, कैलकुलेशन आप लोग कर भी सकते हैं। आई जंप्ड इनटू दिस पर्टिकुलर थियोरेटिकल चीज़, ताकि आप लोगों को चीज़ क्लियर हो जाए। और कुछ चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश भी की हैं, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए कि ये दिस इज ऑल्सो अ वे टू हैंडल थिंग्स आउट। खैर जी, एनालाइज 2, अब जरा इसको बात करना शुरू करते हैं। एनालाइज, सही है, 2 लीगल चेंजेस प्लान्ड बाय न्यू गवर्नमेंट विल इम्पैक्ट FWB। सही है, यानी अब 2 आपको लीगल चेंजेस के बारे में बात करनी है, 2 से ज्यादा के बारे में बात नहीं करनी। तो वी बेसिकली हैव पैराग्राफ नंबर 1 फॉर डेफिनेशन, देन वी हैव पैराग्राफ नंबर 2 ओवर हियर, एंड देन वी हैव पैराग्राफ नंबर 3 ओवर हियर। सही है, इस पैराग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा दैट इज नॉलेज। सही है, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड एनालिसिस प्लस। ठीक है, इसका जो होगा नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड एनालिसिस प्लस। सही है, सो ये इस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये भी याद रखो कि इस 8 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉलेज आपके पास 2 मार्क का है, एप्लीकेशन आपके पास 2 मार्क का है, एनालिसिस आपके पास 4 मार्क का है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस कर रहे हैं यहां पर इन दोनों चीजों करने के 2 मार्क हैं, ये दोनों चीजें करने के 2 मार्क हैं। सही है, और इसी वजह से आपके पास जो नॉलेज या एप्लीकेशन के लिहाज से जो बातचीत है वो भी चलेगी। ठीक है, सो this is how we are going to do it. तो first of all what we did, we basically got the idea कि यार ये चीज़ें हम करनी किस तरह से हैं। therefore ये मैंने यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से ये मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जी व्हाट इज द फर्स्ट इम्पैक्ट। अच्छा, अब क्योंकि एनालाइज हाउ इम्पैक्ट की बात आ रही है, ये यहाँ पर वर्ड इम्पैक्ट लिखा गया है।
सही है। इस इंपैक्ट का मतलब ये है कि इट कुड बी पॉजिटिव, सही है, इंपैक्ट भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, सही है। लेकिन याद रखना अगर पॉजिटिव लिख रहे हो, ठीक, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट का जो एनालिसिस होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और उसका जो फर्दर एनालिसिस होगा वो भी पॉजिटिव में ही होगा। अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो, इंपैक्ट लिख रहे हो, तो उसका एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस नेगेटिव साइड पे ही जाएगा, रिवर्स स्विच नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो ये याद रखो कि आपके पास इंपैक्ट के वर्ड के साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको इंपैक्ट लिखा हुआ आ जाए तो आप जो है वो 2 पॉजिटिव्स भी लिख सकते हो, आप 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो, आप 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्वीट विल, सही है। क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन साइड तो है नहीं और इंपैक्ट की बात की जा रही है, इसलिए इंपैक्ट के ऊपर इंपैक्ट आ जाए, इफेक्ट आ जाए, ये आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप ऑन द दोनों में से कोई भी एक इफेक्ट ले सकते हैं, इंपैक्ट और इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस और इंप्लीकेशन जो है वो नेगेटिव साइड पे जाता है, ठीक है जी। सो हमने कहा ये कि अब जब केस स्टडी जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सो ओरिजिनली व्हाट बेसिकली वी डिड, हमने कहा जी फर्स्ट लीगल चेंज जो है वो एड्रेस इज प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि केस में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक बैग्स के लिहाज से केस स्टडी पढ़ोगे तो यू गेट दैट, सही है। और इसके लिहाज से देन वी मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क है ये, सही है। प्लान टू एड्रेस, सही है, प्लास्टिक बैग्स। This change will require businesses to reduce their reliance on plastic NFWB's operations, सही है। Reducing, अब मैं आ गया यहाँ पर एनालिसिस के ऊपर। Reducing plastic waste may lead to decrease in blah 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 blah, सही है। Solutions, अब देखो, this change may also have the long term consequence, brand image बेहतर हो जाएगा, कम्फर्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, और ये मेरे पास आ गया मेरा फर्दर एनालिसिस, साथ साथ मेरा मुसलसल फर्दर एनालिसिस चल रहा है। अडैप्टिंग टू दीज चेंजेस, कंपैरेटिव एंड प्रायोरिटाइज एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेसेस, सही है। ये जितनी भी बात मैंने की है, अगर मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश करूँ, कहाँ से, यहाँ से, नहीं गलत हो गया, इसको मैं थोड़ा सा रंगीन कर देता हूँ, बहुत ब्लू, सही है। मैंने ब्लू किया, ग्रीन तो नहीं किया। सही है। ये जितनी चीजें मैंने की हैं सारी के सारी मेरी फर्दर एनालिसिस के अंदर जा रही हैं, ठीक है। सो मेरे पास इसमें एप्लीकेशन भी आ गई है, मेरे पास इसमें नॉलेज भी आ गई है, मैंने एनालिसिस भी कर दिया, मैंने इवैल्यूएशन, मैंने फर्दर एनालिसिस भी कर दिया, आई एम डन विद दैट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग शायद इसमें उछलना शुरू कर दें, ये यार ये सर ने हाउएवर लिख दिया, ये तो इवैल्यूएशन हो गई, ये तो ऐसा की चीज हो गई। नहीं, हाउएवर लिखने से कभी इवैल्यूएशन नहीं आती, हाउएवर के बाद अगर आप इशू लिखते हैं तब इवैल्यूएशन आती है, सही है। इवैल्यूएशन के लिए एक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है हाउएवर, उसके बाद देखा जाता है कि आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लीज ये कोई रॉकेट फेंकने की जरूरत नहीं है बीच में। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सही है। रीड द पर्टिकुलर पैराग्राफ, अंडरस्टैंड द कंटेंट, व्हाट इज रिटन ओवर देयर, सो दैट यू गेट द आइडिया ये है क्या। देन हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास आती है, सेकंड लीगल चेंज इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट प्लान टू इंप्रूव वर्कर्स राइट एंड इंक्रीज इनकम ऑफ, सही है, लो पेड वर्कर्स। इससे क्या होगा, दिस कुड इन्वॉल्व, ये मेरे पास एनालिसिस स्टार्ट हो गया यहाँ पर, सही है। दिस कुड इन्वॉल्व ब्ला ब्ला, 0 hour contract, implementing these will negatively affect, however ये चीज यहाँ पर आ गई। फिर मैंने कहा these potential benefits, satisfaction higher, सही है, इन ये देखो, सही है, ये सब आगे चीज। अब ये चीज जहां तक मैंने लिख दी है, यहां तक जितना मैंने हाईलाइट किया है, इन हाईलाइट करने के अंदर इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना कि ये हाईलाइटिंग जितनी मैंने की है, यहां तक हमारा फर्दर एनालिसिस हो गया। अब ये जो नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको मैं कोशिश करके ग्रे में थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, सही है, ये जो मैंने ग्रे में हाईलाइट किया है, ये चीज ऐसी है जिसको अगर आप एलिमिनेट कर भी दे तो पूरा नहीं है। ये लाइन मैंने कब लिखी है, ये लाइन मैंने लिखी जब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, सही है, और पेपर कंप्लीट मेरा हो गया और मेरे पास टाइम बच गया, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी लंबी करते हैं, क्योंकि मैंने लंबी की भी। अगर मैं ये लाइन नहीं भी लिखूं ना तो मेरा फर्दर एनालिसिस में नंबर मिल चुका हो,
ठीक है। सो इस तरह से आप जब टाइम पे काम करेंगे ना, तो यू बेसिकली हैव एन आइडिया कि यार कब मुझे इस चीज को किस तरह से आगे लेके चलना। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन दोबारा आ गया, और ये अब किस पे आ गया, बेनिफिट्स पे आ गया। बेनिफिट्स तो आप जाहिर सी बात है बेनिफिट साइड पे जाएंगे, आप तो किसी और जगह जा ही नहीं सकते। ठीक है। क्वेश्चन फिर यहाँ पर वही आ गया, एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेटिंग मोर डिसीजन मेकिंग टू वैन मैनेजर्स। केस स्टडी पढ़ लो ऊपर, वैन मैनेजर्स की कहानी देख लो क्या हुई भी है, बड़े बुरे हालात है वैसे उनके। ठीक है। देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ नंबर 1 बन गया डेफिनेशन वाला, ये मेरे पास पैराग्राफ नंबर 2 बन गया, सही है। ये मेरा पैराग्राफ नंबर 3 बन गया, सही है। ये मेरी नॉलेज का स्कोर है, यहाँ पर नॉलेज है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, एनालिसिस प्लस है। यहाँ नॉलेज है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, एनालिसिस प्लस है, सही है। और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं टू मेक योर आंसर वेरी स्ट्रॉन्ग, सही है। और उससे एग्जामिनर बड़ा खुश होता है जब कभी भी कोई पॉइंट की बात कर रहा हूं या एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट या एनालिसिस या फर्दर एनालिसिस, इसमें कभी भी आप एचआर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, आप मोटिवेशनल थ्योरिस्ट्स के बारे में बात जरूर करें। अगर आप कर लेंगे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन बनेगी आपके आर्गुमेंट, सही है। कौन कौन से थ्योरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं व्हेन एवर यू रिक्वायर। नंबर 1 मास्लो, ये मास्लो के 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स में से कोई भी एक लेयर इस्तेमाल की जा सकती है। टेलर की थ्योरी है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, काफी सही है। मायो शायो को लाने की जरूरत नहीं है, 3 याद रख लो, मास्लो, टेलर, हर्ट्जबर्ग, बस, सही है। इन तीनों में से कोई एक थ्योरिस्ट आपके एक आंसर के किसी पैराग्राफ के अंदर या नंबर ऑफ पैराग्राफ्स के अंदर आ सकता है। 8 मार्क वाले के अंदर ये याद रखना, अगर 8 मार्क वाला आंसर कर रहे हो, सही है, 8 मार्क का आंसर कर रहे हो, तो आप अपने एनालिसिस या एनालिसिस प्लस के अंदर थ्योरीज इस्तेमाल करेंगे, सही है। बात समझ आ गई, क्लियर है। लेकिन अगर आप 12 मार्क के अंदर होंगे तो ये याद रखो कि अपनी थ्योरी आप एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो आप एनालिसिस प्लस में इस्तेमाल करेंगे या आप अपने हाउ एवर या देयरफॉर में इस्तेमाल करेंगे, सही है। अपनी बात को स्ट्रेंथ डालने के लिए, अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि 8-12 के सिचुएशन है और 8-12 के अंदर आपके पास जब कभी भी एम्प्लॉय रिलेटेड कोई बात आए, एचआर रिलेटेड बात आए, तो अपनी बात को वो करने के लिए, स्ट्रेंथ डालने के लिए आप एनालिसिस प्लस में भी डाल सकते हैं, आप हाउएवर में डाल सकते हैं, देयरफॉर में भी डाल सकते हैं। 12 मार्क एनालिसिस में मत डालना, सही है। वो बहुत शुरू की बात होती है, तो शुरू की बात पे अगर आपने बड़ी स्ट्रेंथ डाल दी तो आगे का एनालिसिस तो स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता। तो जब अपना एनालिसिस एंड कर रहे हो तो आप उसको थ्योरी के तौर पे वहां पर आप थ्योरी ऐड कर दो, सही है। Therefore, if we just go back to this particular question, इसका जो आंसर है, सही है, इसके लिहाज से पहले तो मैंने डेफिनेशन दे दी जो मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेलीगेशन के बारे में। फिर मैं बात करता हूँ कि डेलीगेशन से क्या बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट नंबर 1, कैन इंप्रूव मोटिवेशन ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। फौरन आ गए हम एप्लीकेशन की तरफ। FW has lost, ये मेरी एप्लीकेशन होगी, केस स्टडी पढ़ लो समझ आ जाएगा, ठीक है। देन लेट्स गो टू दी एनालिसिस साइड। ये देखो, ये मेरा एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी फर्दर एनालिसिस, फर्दर मोड। ये मेरे पास हो गया इसका फर्दर एनालिसिस, ठीक है। पूरा का पूरा गोला गंडा सिग्नल बना के मैंने सामने रख दिया, सही है। इस सिग्नल में हमारे पास 4 बत्ती है, एक येलो बत्ती है, एक लाल बत्ती है, एक हरी बत्ती है और एक ब्लू बत्ती, ठीक है। याद रख लो, फॉर्मूला जब याद रखोगे ना चीजें बहुत आसान हो जाएंगी समझने। और इसी तरह से फिर अगला पैराग्राफ भी लिखा गया, पॉज द वीडियो, रीड द आंसर, गेट द आइडिया, यू कैन रीराइट इट, दैट्स वेरी नाइस, सही है। और प्लीज एक काम करना, एक अगर काम कर सको तो बड़ी अच्छी बात है,
इसका क्वेश्चन शीट जो है वो मैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सही है। वो डिस्क्रिप्शन जो है उसको प्रिंट आउट निकाल कर ये वाले आंसर्स में लिख कर देखो कितने नानों में आते हैं, पता चलेगा। और मैं हमेशा से प्रेफर करूंगा कि आप लोग कॉपीज के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर, छोटी पॉकेट डायरी के अंदर, अपने छोटे भाई की बहन की डायरी के अंदर, या राशन वाली छोटी सी लिस्ट बनाने वाली कॉपी के अंदर आंसर्स मत लिखें। वो कोई आइडिया नहीं होगा कि आप कितने लंबे आंसर्स लिख रहे हैं, सही है। प्रेफरेबल ये है कि आप CIE स्टैंडर्ड की जो पेज है उसके किसी एक पेज की फोटोकॉपी करवा लें, और फोटोकॉपी करवा के उसको प्रिंट आउट निकाल के उसके 15-20 फोटोकॉपीज करवा लें। एंड देन यू नीड टू नो कि फॉर 8 मार्क्स यू हैव 24 लाइंस, and for 12 mark you have 36 lines, और write your answer in given space। तब प्रैक्टिस होगी, वरना आप बहुत ज्यादा लिख रहे होगे और जब लाइनें खत्म हो जाएंगी फिर आप भागोगे पेपर के एंड में, और वहां जाके जब शफलिंग करनी शुरू करोगे ना, टाइम निकल जाएगा हाथ से। खैर, नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हम लोगों के पास स्पेसिफिक पेपर में से प्रमोशन इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन रिपीट हुई है, सही है। मैं बहुत इस बारे में वो था, क्वेश्चन मार्क में रहा था कि क्या स्पेसिफिक पेपर की चीजें रिपीट होंगी, तो मुझे मार्च में होती हुई नजर आई है। प्रमोशन इलास्टिसिटी के बारे में वहां पर भी बात की गई थी, यहाँ पर भी बात की गई है। वहां पर भी पेपर 4 के अंदर एक फाइनेंशियल डेटा दिया गया था, यहाँ पेपर 3 में उसका फाइनेंशियल डेटा दिया गया है, सही है। जो एक ARR नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का वहां पर, पे बैक पीरियड निकालने का वहां पर दिया गया था, यहां पर उन्होंने ARR के लिहाज से बात कर ली है। लेकिन मेरा एक पॉइंट जो था वो गलत साबित हुआ आफ्टर लुकिंग एट दिस स्पेसिफिक पेपर। वो ये था, मैं हमेशा बोलता रहता था इवैल्यूएट वेदर ही आएगा, कच्ची होगी मेरी, ठीक है। और वो कच्ची के सेंस में हुई है जनाब कि इन्होंने कहा कि जी इवैल्यूएट तो करना है, लेकिन क्या करना है, यूजफुलनेस करनी है, सही है। इवैल्यूएट द यूजफुलनेस, जब यूजफुलनेस है तो फिर आपने उसी साइड पर रहना, सही है। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है, इवैल्यूएट का मतलब ये कि अदर इंफॉर्मेशन आनी है, जो जिसका जो मतलब वो तो है, ठीक है। इवैल्यूएट का मतलब दो है जी, दो चीजें होती है जब कभी इवैल्यूएट आएगा तो दो चीजें आएंगी। नंबर 1, वी हैव टू कम अप विद आवर कंक्लूजन, सही है, विद ओपिनियन, सही है। और दूसरी चीज क्या है, हमारे आंसर के अंदर क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए, अनदर अदर, सही है। अब यूजफुलनेस मुझे कितनी लिखनी पड़ेगी, 2, सही है। और 2 भी कैसे लिखनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन ऊपर है उसी की दोनों की यूजफुलनेस लिख दोगे। ऊपर एक कैलकुलेशन किसकी आई है, PED की, दूसरी किसकी कैलकुलेशन आई है, प्रमोशन इलास्टिसिटी की। मैंने एक पैराग्राफ बनाया है PED के बारे में, और दूसरा पैराग्राफ बनाया मैंने प्रमोशन इलास्टिसिटी के बारे में, सही है। और अगर देखा जाए तो मैं यहां पर मैंने इस पैराग्राफ के अंदर, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, इसमें मैंने बात की है पॉइंट, सही है, एग्जाम्पल, एनालिसिस, एनालिसिस प्लस, जजमेंट प्लस जस्टिफिकेशन, सही है। ये जो दो आखिरी की चीजें आई है ना, सही है, ये दो चीजें मेरी इवैल्यूएशन है, सही है। ये तो दो चीजें लिखी गई हैं, सही है, ये दो चीजें मेरी हैं एनालिसिस, ठीक है। ये जो चीज लिखी गई है ब्लू, ये मेरे पास है मेरा पॉइंट, और एग्जाम्पल इज बेसिकली माय एप्लीकेशन। तो ये एक तरीका है। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ मैंने लिखा है, उस दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैंने कैसे किया है, मैंने किया है पॉइंट, एग्जाम्पल, एनालिसिस, एनालिसिस प्लस, हाउएवर इशू, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने जानबूझकर ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए, सो दैट आपको जो तरीका बेहतर लग रहा है, आपको J1 J2 वाला तरीका अच्छा लग रहा है, जजमेंट और जस्टिफिकेशन वाला तरीका अच्छा लग रहा है, आप वो कर लीजिए। आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप हाउएवर वाला तरीका कर लीजिए।
आंसर के दोनों पैराग्राफ में सेम तरीके से आंसर कर दीजिए, दोनों में आपने डिफरेंट तरीके से आंसर करना है। वो भाई इवैल्यूएशन होनी चाहिए, कई तरीके तो कई हैं, सही है। सो हमारे पास यहां पर अगर आप देखो तो मैंने यहां से ये चीज जो मैंने लिखी है ना, ये चीज, ये जो ग्रीन में मैंने की है, दिस ग्रीन थिंग इज बाय जजमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने ये पूरा का पूरा बिकॉज पीईडी इन्वॉल्व्स दिस 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 एंड सो ऑन एंड सो फॉर, पूरी रीजनिंग मैंने जस्टिफिकेशन दी है, ये मेरी जस्टिफिकेशन होगी, ठीक है। सो जस्ट रीड दिस आंसर, मैंने सिर्फ बताने की कोशिश की है कि दिस इज बेसिकली हाउ आई डिड माय वर्क, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ एवर के लिहाज से, तो मैंने यहां से हाउ एवर प्रमोशन इलास्टिसिटी दिस, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको समझाने के लिए मैंने यहां से ये पूरी चीज यहां पर इसको ऐसे करके लिख दी। सो व्हाट इज माय क्राइटेरिया? मेरा क्राइटेरिया ये बना है कि मुझे पहले बात करनी है पीईडी के बारे में, सही है। मेरा पहला यूजफुलनेस बनेगा पीईडी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने यहाँ पहले कैलकुलेशन के लिहाज से बात कर दी कि जी क्वांटिटी डिमांडेड होती है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने ये चीज़ जो मैंने लिखी हुई है ना, ये जो चीज़ है जिसको मैंने अब डार्क कर दिया, सही है, ये चीज़ जो है ये याद रखो, ये डेफिनेशन है, सही है। इसके बगैर भी पैराग्राफ चल सकता है, टाइम नहीं हो ये वाली लाइन ना लिखना, डायरेक्ट आ जाओ, डेफिनेशन में मत जाना, 12 मार्क में डेफिनेशन में मत जाना, सही है। अच्छा जी, पहले तो मैंने बता दिया कि डेफिनेशन होता क्या है। फौरन से पेशतर फिर मैंने यहां पर बताया कि देखो यार ये जो चीज हो रही है ना, ये देखो, ये जितनी चीज मैंने की है ये मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू द आंसर, ये मैंने एप्लीकेशन की है, सही है, ये मेरी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। और अब मेरे पास आएगा इसका एनालिसिस, सही है, और फिर मेरे पास आएगा इसका फर्दर एनालिसिस, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया फर्दर एनालिसिस, और फिर ये मेरे पास आ गया एनालिसिस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ आई रोट दिस होल पैराग्राफ, रीड इट, ठीक है, गेट द आइडिया कि चीज हो क्या रही है, ठीक है। जब मैंने ये बात कर ली तो मैं चला गया प्रमोशन के ऊपर, मैं चीजें समझा नहीं रहा, मैं तो आंसर कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ा थोड़े रहा हूँ कि प्रमोशन इलास्टिसिटी होता क्या, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि जो ये आंसर्स हैं इनके बारे में आपको नॉलेज हो, सही है। अच्छा, सेम गोस, जब मेरे पास यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया तो मैंने कहा जी देखें जी, पहली बात तो ये कि जी एफडब्ल्यू की जो ये पूरी की पूरी है विच इंडिकेट्स द प्रमोशन इज इलास्टिक, ठीक है। फॉरन से फिर से मैं चला गया एनालिसिस की तरफ, मैंने कहा एनालिसिस के लिए मैं कौन सा ले रहा था, ये ले रहा था, इट कैन हेल्प ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी, एंड देयरफॉर इट अलाउज इफेक्टिवनेस, सही है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ये मेरा एनालिसिस प्लस हो गया और ये मेरा एनालिसिस हो गया और ये मेरा एग्जाम्पल और पॉइंट हो गया, सही है। दिस इज बेसिकली हाउ आई डिड द होल थिंग, ठीक है। और आखिर में जो मैं इशू को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये रहा, सही है। सो अब जो ये कलर्स हैं वो रेफरेंस कर रहे हैं इस चीज़ों को, जैसे ही मैंने ये बात खत्म कर दी मेरे 2 पैराग्राफ्स खत्म हो गए, ठीक है। और मैंने बड़े आराम से उनसे यूजफुलनेस दोनों की बता दी, यूजफुलनेस बता दी है, काम मेरा हो गया, ठीक है जी। अब सिचुएशन क्या, सिचुएशन ये है कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ टोटल, तो इसमें मुझे जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था फॉर न्यू मार्केटिंग मिक्स, सही है। इसका मतलब ये कि जब मैं डिमांड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूंगा, प्राइस के साथ मुझे लिंक करना है, और प्रमोशन के अंदर मुझे पीईडी को प्राइस के साथ और प्रमोशन इलास्टिसिटी को प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ लिंक करना लाजमी है, और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने किया, सही है। देन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, रीडिंग बैक, कमिंग बैक, फिर मैंने कहा जी क्योंकि मुझे मार्केटिंग मिक्स से बारे में बात करनी है,
तो मैंने कहा ठीक है जी, इन एडिशन टू इलास्टिसिटी एफ डू कंसीडर द सच एज, बाकी चीजें भी तो हैं, सही है, प्लेस भी है, प्रमोशन को भी देखो, प्रमोशन मैंने गलत लिख दिया इसमें, खैर दैट इज माय बैड, इट्स नॉट देयर, सही है, सो प्रमोशन को काट दें यहाँ पर, सही है, कंपैरेटिव राइवलरी है, सही है, उसको देखना पड़ेगा, चेंजेस कॉम्पिटिटर्स हैं उसको देखना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाले फैक्टर्स भी सोचने पड़ेंगे, एंड देन वेरी 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 सुपर इंपॉर्टेंट तरीन चीज, सुपर इंपॉर्टेंट तरीन चीज, ठीक है, प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना कि व्हेन एवर यू आर राइटिंग डाउन एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग मिक्स आंसर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स लिखना लाजमी है, ठीक है। देन आई कंक्लूडेड, जिससे मुझे अपना ओपिनियन देना है, और मैंने यहां पर कहा है कि पीईडी मे बी मोर क्रिटिकल एज इट डायरेक्टली इंपैक्ट द रेवेन्यू। मैंने इन दोनों में से पीईडी और प्रमोशन इलास्टिसिटी में से मैंने एक को सेलेक्ट किया कि मुझे ओपिनियन देना, सही है, और फिर मैंने समराइज करके इसको कंक्लूड कर दिया, सही है। सो दिस इज बेसिकली हाउ आई रोट। अब मैंने कोशिश ये की है कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है अदर इन्फो, मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश की, मैंने अगले वाले क्वेश्चन में आपको नजर आएगी। आगे जी वो जिस तरह से मैं बात करता था कि जो आपका इवैल्यूएट, फिर वेदर, और वेदर के बाद जो ये लाइन लिखी हुई है, ये जो भी लाइन लिखी हुई है, इसको एग्री भी करना है और इसको डिसएग्री भी करना है, सही है। वेदर का मतलब क्या होता है कि आपको इसको एग्री भी करना है, सही है, और आपने इसको डिसएग्री भी करना है, ठीक है। सो अब इसे कह दिया जी शुड इन्वेस्ट और नॉट, मैंने कहा हाँ जी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो शुरू हो जाओ जरा। और मैंने यहां पर जो है इसके साथ जो मैंने बात की है, यहां पर जो मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा पैराग्राफ 1 है जी, सही है, मैं यहां पर एग्री कर रहा हूं कि हाँ जी आपको बिल्कुल करना चाहिए। दिस इज माय पैराग्राफ नंबर 2, यहां मैं कह रहा हूं नहीं जी नहीं करना चाहिए, मैं डिसएग्री कर रहा हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने पहले पॉइंट लिखा है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल की है, फिर मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है, फिर मैंने यहाँ पर एनालिसिस प्लस की है, फिर मैं यहाँ पर हाउएवर लेकर आया हूँ, सही है, और फिर मैंने यहाँ पर उसके साथ उसका इशू की, सही है, फिर मैं यहाँ पर डिसएग्री आया, तो फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है, फिर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है, फिर मैंने यहाँ पर एनालिसिस की है, फिर मैंने यहाँ पर एनालिसिस प्लस की है, फिर मैंने यहाँ पर हाउएवर की है, सही है, और फिर साथ साथ मैंने इसका इशू यहां लिख दिया। रीड द होल पैराग्राफ, पॉज, रीड, अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, ठीक है, और ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था ARR के बारे में। तो ARR की वैल्यू ये देखो यहां पर कहीं पर बीच में वैल्यू मैंने लिखी भी है, पे बैक निकालने को और ARR निकालने को आया हुआ, तो खैर ARR था मेरा ख्याल, ARR था, सही है। तो इस लिहाज से वो बात की गई, तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। ERP लगाना चाहिए, फायदा बताऊंगा, फायदा बता के उसका एनालिसिस करूंगा, फर्दर एनालिसिस करूंगा, हाउएवर इशू लिखूंगा, महंगा है, आगे चलो, फिर मैं बुराई करूंगा, नहीं या तो मैं नहीं करना चाहिए, बड़ी गलत बात होती है, मत करना, फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी नहीं है, कैश फ्लो प्रॉब्लम, कैश स्टडी पढ़ेंगे तो खुद ही पता चलेगा, पैसे तो है ही नहीं इस केस के पास, FWB के पास पैसा ही नहीं है, और बहुत मसला है, ठीक है, तो इस वजह से नहीं करना चाहिए, बिला वजह में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो असल ट्रिक थिंग है वो क्या है, हो गया जी, जब इवैल्यूएट आता है तो मुझे अदर इन्फो भी लिखनी है, सही है, और साथ साथ मुझे अपना ओपिनियन भी देना है और कंक्लूजन भी करना है, ये तरीका होता है ना इसका, सही है ना, मुझे ओपिनियन भी देना है। अब देखो अदर इन्फो के क्वेश्चंस पे देखना, अदर इन्फो के अंदर मैंने अब क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, ये देखो ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 3 अदर इन्फो, और इसमें मैंने अब चेंज किया, और चेंज क्या किया है, मैं अब लिख नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, यानी इमेजिन देयर इज गोइंग टू बी अ पैराग्राफ विद क्वेश्चन मार्क्स। अच्छी बात पता है क्या है, समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी एक तरीका, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं तो मैंने लिखा बिफोर डिसाइडिंग ऑन ERP इंप्लीमेंटेशन FWB शुड कंसिडर सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 1, कैन company trust the estimated blah 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 in the price of this promotion product question mark, सही है, मैं क्वेश्चन मार्क डाल, सोचो जरा इस बारे में यार, ये तो तुमने सोचा ही नहीं। फिर what is the ability of finance related to higher gearing and interest rates,
एक और क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आप वो स्पेशलिस्ट रख सकते हैं। फिर मैंने साथ साथ एक लाइन लिख दी साथ, कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन ब्ला 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 इन्फॉर्म वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। ये तरीका भी अदर इन्फॉर्मेशन लिखने का। क्वेश्चंस पूछो, 2-3 क्वेश्चंस पूछो, इनके आंसर्स नहीं करने। व्हाई? ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपने ये रेफरेंस इस चीज को किया है कि आपका जो आंसर है उसमें आपके पास पॉइंट बहुत सारे हैं। ए, टाइम नहीं है, बी, लाइंस नहीं है, 3, मार्क्स नहीं है। मैं इसलिए ये बातें सिर्फ क्वेश्चन के तौर पर रखकर छोड़कर जा रहा। सही है? यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट बेसिकली होल्ड्स अप योर जजमेंटल एलिमेंट। जज करते हो ना, जब भी तो क्वेश्चंस करते हो। जब जज ही नहीं करोगे, जब डम बन के बैठे रहोगे, तो कब क्वेश्चन करते हो? तो वो लोग करते हैं ना जो जज कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो वो लोग करते हैं यार ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों हो रही है। सही है? दैट्स द पॉइंट। एंड देन आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट माय वन साइड। और मैंने यहां पर बड़े खुशी खुशी कहा है, taking into account the potential benefit, implementation such as improved inventory, blah 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 blah, it seems reasonable to argue कि इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन के साथ मैंने पूरा का पूरा इवैल्यूएशन दे दिया, ठीक है। एंड देन द कंक्लूजन इज ऑलवेज देयर। सही है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा उन्होंने पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अगर इस क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड मैं बात करूं तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपेंडिक्स दे दिया है, ठीक है, और बहुत ही आसान बचकाना क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में, लेकिन अप्लाइड बात करनी है। आई एम जस्ट गोइंग अप, सही है, सो दैट मैं आपको टेबल एक दफ़ा दोबारा दिखा दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैंने बात कैसे की है। जस्ट लुक एट दिस डेटा। सही है? दिस इज liquidity ratio, this is gearing ratio. सही है? तो ये आपके पास ये कैटेगरीज है। इसका मतलब ये कि मैं इसको एक कैटेगरी समझूंगा, फिर मैं इसको एक कैटेगरी समझूंगा, ठीक है, फिर मैं इन दो को मैं एक कैटेगरी समझूंगा, सही है, फिर मैं इन दो को एक कैटेगरी समझूंगा, और जब मैं आंसर करूंगा तो मैंने इन कैटेगरीज के फायदों के बारे में बात करनी है। तो जो उन्होंने अकाउंटिंग रेशियोज की बात की है ना, सही है, तो ये याद रखना, वो अकाउंटिंग रेशियोज की बात जो कर रहा है ना यहाँ पर, उसने क्या कहा? उसने कहा ये है कि यार मुझे जो है ना ज़रा इवैल्यूएट कर दो। अब ज़रा खुद ही बता दो इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है। 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। यूजफुलनेस, कितनी यूजफुलनेस चाहिए होंगी मुझे? 2। यानी मेरे पास ऊपर कितनी कैटेगरीज दी गई हैं? 4। एक लिक्विडिटी है, एक गेयरिंग है, एक प्रॉफिटेबिलिटी है, एक परफॉर्मेंस है। 4 में से कोई 2 लिख दो। अब बच्चा बोलेगा सर 4 के 4 क्यों ना लिख? बट टाइम ही नहीं है, मार्क्स नहीं है, लाइंस नहीं है, क्या करोगे? सही है? देयरफॉर इंपॉर्टेंट ये कि किस पे हमें नंबर मिलेगा। देयरफॉर ये पहला पैराग्राफ जो है मैंने जो सेलेक्ट किया है, मुझे पसंद था गेयरिंग और मुझे पसंद था प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने उसको उठा लिया और मैंने उसके लिहाज से बात करनी शुरू कर दी। तो मैंने जो अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाया, फायदा बताया, सही है, तो मेरा क्या होगा जी? मैंने उसका फायदा बताया होगा, सही है, मैंने उसकी एग्जाम्पल बताई है, मैंने उसका एनालिसिस किया, मैंने फिर उसका एनालिसिस प्लस किया। चाहूँ तो मैं J1 J2 भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर हाउ एवर कर दिया, सही है, और हाउ एवर करके मैंने सब चीज़ें समझा दी। सो ये देख लो, अगर यहाँ पर तो ये मैंने हाउ एवर के बाद ये पूरी चीज़ समझी, ये हाउ एवर। उससे पहले मैंने एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस मैंने किया हुआ, ठीक है। पॉज, रीड, अंडरस्टैंड, बिफोर रीडिंग द आंसर रीड द केस स्टडी, सब सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ, दोबारा रीड द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज
एनालिसिस टू इट्स डायरेक्टर्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस। सही है, बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन के अंदर अब हमें लेकर आए, ठीक है ना। तो इसके बिजनेस के डिसीजंस क्या क्या हैं वो देखने पड़ेंगे, उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए। फिर दोबारा आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर फिर वही चीज़ आ रही है, यहाँ पर पॉइंट आ गया, यहाँ पर एग्जाम्पल आ गई, यहाँ पर एनालिसिस आ गया, यहाँ पर एनालिसिस प्लस आ गया, यहाँ पर हाउ एवर आ गया। ये याद हो रहना चाहिए फॉर्मूला अब, सही है। एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिर्च मसाला, सही है। 12 मार्क्स का जो मिर्च मसाला है वो एनालिसिस, एनालिसिस प्लस हाउ एवर इशू, या एनालिसिस, एनालिसिस प्लस देयरफॉर सॉल्यूशन, ठीक है। हाउ एवर कब आएगा, जब पॉइंट पॉजिटिव होगा, तो एनालिसिस पॉजिटिव, फर्दर एनालिसिस पॉजिटिव होगा। हाउ एवर आएगा, इशू निकाल देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया की बहुत परफेक्ट नहीं होती है, उसमें हमेशा कीड़े ज़रूर होते हैं, सही है। अगर नेगेटिव पॉइंट जा रहा है तो उसका एनालिसिस भी नेगेटिव होगा, फर्दर एनालिसिस भी नेगेटिव होगा, और देयरफॉर करके रेमेडी दे दी जाएगी, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ये मिर्च मसाला है 12 मार्क्स का। 8 मार्क का मिर्च मसाला क्या है, पॉइंट, एग्जाम्पल, एनालिसिस, एनालिसिस प्लस, सही है। 8 मार्क्स का मसाला कम है, 12 मार्क्स का सुपर स्पाइस मसाला है, वो इवैल्यूएशन तक जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, यू गेट द आइडिया हाउ दिस इज डन, ठीक है जी। लेकिन मैं जरा आइडेंटिफाई कर दूं कि देयर इज गोइंग टू बी, सही है, दीज आर दी इवैल्यूएशन लाइंस फॉर माई प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अगेन वी आर गोइंग फॉर द अदर इंफॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने इवैल्यूएट कहा हुआ है, सही है। बार बार बोलूंगा ताकि जब पेपर कर रहे होगे ना मेरी आवाज कानों में गूंज रही होगी, ये इवैल्यूएट लिखा हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन डालनी है, लास्ट में डालनी है, निकालो, सही है। ये अदर इंफॉर्मेशन आ गई है, क्योंकि आई जस्ट फाउंड दिस वे लाइक मोर इंटरेस्टिंग, सो मैंने इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्वेश्चन पूछना भी एक तरीका है। मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट वेज, टेक्निक्स बता दूं कि जिस तरह से आप स्कोर कर सकते हो, सही है। कोई लकीर का फकीर नहीं है कि यार यही करना है हमेशा, आपको समझ आनी चाहिए, कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है, कैरी ऑन विद इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गेयरिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, व्हाट अदर फैक्टर्स शुड FWB directors consider might influence the decision? Should they take into account liquidity, inventory turnover? ये सही है। Additionally, how external interest rates impact the decision? ठीक है, मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर मैं चला गया अपने उसके ऊपर फाइनल पैराग्राफ के ऊपर, और फाइनल पैराग्राफ पे जाते मैंने बोला कि अब मुझे 2 रेशोज थे ना, मैंने एक गेयरिंग भी बताया हुआ था और एक मैंने प्रॉफिटेबिलिटी भी बताया हुआ है, तो मुझे इनमें से किसी एक को तो सेलेक्ट करना है, ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा अकाउंटिंग रेशियो इज हेल्पफुल एज blah 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 blah, however relying on these issues, ये चीज so on and so forth, therefore ये देखो, ठीक है। so this is how you just can make sure कि चीजें जो हैं वो सारी की सारी आपके पास यूजफुलनेस के लिहाज से, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि कौन सा वाला जो है वो अब मेथड बेहतर है, सही है, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन नहीं थी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि मुझे प्रमोशन इलास्टिसिटी पसंद आ रही है या प्राइस इलास्टिसिटी पसंद आ रही है, मैं यहाँ पर नहीं दे पा रहा, क्यों, यहाँ पर रेशियोज के ऊपर बात की गई। चाहो तो इसमें भी बता दो कि कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप चीज़ को जनरली आप उसकी इंपॉर्टेंस देख के ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर पेपर 3 March 2023, द मोस्ट रिसेंट पेपर। शेयर इट, हेल्प अदर्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।